न तो हम काम्ये राज्यम स्वर्गम न पुनर्भवम काम्ये दुखतप्ता नाम प्राणी नामार्थिनाशनम। पूज्य मालवीय जी को स्मरण करते हुए उनके इस ध्येय वाक्य के साथ हम आज के प्रथम सत्र महामना की दृष्टि में योग आयुर्वेद एवं चिकित्सा नामक सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। इस सत्र के विशिष्ट अतिथि माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। आप एक प्रख्यात चिंतक एवं प्रखर वक्ता हैं तथा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। महामना के विचारों एवं कार्यों पर आपके कई महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हैं। श्रीमान, हम आदर के साथ आपको अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। नमस्कार। इस सत्र के अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षक वृंद एवं सभी उपस्थित छात्र छात्राओं, आज का यह विषय जब हम महामना मदन मोहन मालवीय जी जैसे विराट युग दृष्टा पुरुष के स्मरण में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गंगा के तट पर ऐसे विषय पर मंथन करने के लिए बैठे हैं, योग, चिकित्सा और आयुर्वेद का यह सत्र। तो सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा, स्थान, विचार और व्यक्तित्व तीनों की दृष्टियों से देखें। यदि काशी का वह स्थान जो भारतीय संस्कृति और परंपरा में ज्ञान विज्ञान के संवहन में एक अद्वितीय अपरिमेय स्थान रखता है, और उसके साथ आयुर्वेद का विषय जो अनादिकाल से ज्ञान के अप्रतिम स्रोत वेदों से जुड़ा हो, और महामना मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तित्व के माध्यम से उठने वाला विषय, जो मैं कहना चाहूंगा कि आधुनिक युग में ज्ञान की संवाहन की परंपरा के प्राचीन स्वरूप के युगानुकूल संवाहक हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब काशी की बात आती है तो यहां की नगरी में तो स्वतः ही ज्ञान, भक्ति और आनंद की वह परंपरा आती है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि चना चबेना और गंगा जल जो देवें करतार, काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। अब ध्यान करिए कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो किस विचार से हुई थी? वह संस्कृति जिसने अनादिकाल से संपूर्ण विश्व को ज्ञान का एक नया सोपान देने का कार्य किया। आपको ध्यान हो, इसी काशी की धरती से हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी उठे थे, और जिन्होंने भारत की वह ज्ञान की परंपरा, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति जिसे हिंदू संस्कृति कहते हैं, आजकल उस शब्द को लेकर थोड़ा राजनीति और व्यक्तिगत ढंग से एक टीका टिप्पणी अलग होती है, परंतु उन्होंने क्या कहा था? जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो यदि उस संस्कृति के आधार पर ज्ञान के नए युगानुकूल स्वरूप को महामना मदन मोहन मालवीय जी ने प्रारंभ किया था, तो उसके जितने विविध आयाम थे, जितने संभव आयाम थे, सभी के बारे में उन्होंने एक नया प्रयोग किया। जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं, कि इंजीनियरिंग के डिग्री देने के मामले में जब देश को स्वतंत्रता मिली तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और रुड़की दो ही विश्वविद्यालय थे जो पूरे भारत में इंजीनियरिंग की डिग्री दिया करते थे, सर्वप्रथम डिग्री देने वालों में। तो इसका मतलब आधुनिक विज्ञान भी था। अब यदि हम इस पे आए कि प्राचीन ज्ञान, प्राचीन विज्ञान को युगानुकूल परिवेश में प्रस्तुत करने का विचार, 1927 में उन्होंने आयुर्वेद के संस्थान की शुरुआत की। आज जब संपूर्ण विश्व कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है, जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे विकट और व्यापक चुनौती है,
आज तक in the documented history of mankind, it has never happened that more than 2,000 countries are facing a similar problem. 200 से अधिक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। वैक्सीन निकालने के लिए प्रयास हो रही है। चिकित्सीय क्षेत्र के लोग अपने शोध प्रयासों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उसके साथ एक दूसरा विचार भी आ रहा है। एक वायरस निकलेगा, उसका वैक्सीन विचार करेंगे, दूसरा वायरस निकलेगा, उसके वैक्सीन के लिए शोध करेंगे। परंतु एक ऐसी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए जो शरीर की सामान्य प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सके अथवा सहज स्वाभाविक रूप से उसे बढ़ा सके। अब ध्यान जाकर आयुर्वेद की तरफ आता है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने पहली बार आयुर्वेद को लेकर एक क्लिनिकल रिसर्च की शुरुआत की है, जो इससे पहले नहीं था। CSIR यानी जो हमारा शैक्षणिक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, उसके साथ मिलकर आयुर्वेद की दवाओं पर अनुसंधान की प्रक्रिया सरकार ने प्रारंभ की है कि किस प्रकार से वह कोविड-19 अथवा इससे जुड़े हुए अन्य रोगों के बारे में एक प्रभावी चिकित्सीय औषधि बना सके। आज हम 2020 में बैठे हैं। आप कल्पना करिए 1927 में यह विषय महात्मा मदन मोहन मालवीय जी ने सोचा। क्यों नहीं कोई सोच पाया? मैं कहना चाहूंगा इसको थोड़ा अन्यथा न लिया जाए। यदि स्वतंत्रता के बाद हमने बहुत अच्छे कार्य किए, कई सराहनीय कार्य हुए, IITs बनी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर बना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना। काश उस समय आयुर्वेद की मूलभूत रिसर्च के प्रति अगर वैसा ही दृष्टिकोण रखा होता जैसा महामना मदन मोहन मालवीय जी का था, और सरकार ने वैसा ही प्रशय सहयोग और संवर्धन दिया होता, तो शायद आज हम इन 60-70 वर्षों में 60-70 नए पेटेंट करके न सिर्फ मानव जाति की बड़ी सेवा कर चुके होते, विश्व को नई दिशा दे चुके होते, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के चलते हुए भारत के लिए अपार संपदा भी एकत्र कर चुके होते। तो यह दर्शाता है कि वो युग दृष्टा महापुरुष थे और उन्होंने एक शताब्दी पहले ही जिन चीजों पर विचार किया, आज वो यथार्थ नजर आता है। और जब उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की स्थापना की, तो इसके साथ एक और नई बात आती है। यह दुनिया में एक अनोखा प्रयोग है। कैसे? विश्व में जितनी भी संस्कृतियां हैं उनमें धर्म ग्रंथ और विज्ञान, इसमें आपस में विरोधाभास है, द्वंद्व है। परंतु सिर्फ भारतीय संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जहां आयुर्वेद बाय नेम इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ वेदास। नाम से स्वतः सिद्ध है कि वेदों का अंग है, और वेद हमारे यहां धर्म ग्रंथ माने गए और उसमें चिकित्सा विज्ञान, और यह बाकायदा स्थापित रूप में माना जा चुका है कि सबसे एंशियंट डॉक्यूमेंटेड मेडिकल साइंस के ग्रंथ वेदों में है, तो आयुर्वेद में। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेडिकल साइंस इज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट यू विल नेवर फाइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स आप सबने सुना होगा। मैथमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। ये आपको सिर्फ यहीं दिखाई पड़ेगा, और यह महामना मदन मोहन मालवीय जी की दृष्टि थी। आपने देखा कि आयुर्वेद को लेकर जो बातें कही जाती हैं कि औषधियों के माध्यम से प्रकृति के साथ सामंजस्य रहते हुए समाधान और निदान खोजना, परंतु ऐसा ही नहीं है। यह माना जाता है कि मॉडर्न साइंस ने सर्जरी जैसी चीज दी जिस बारे में भारतीयों के पास बहुत कुछ नहीं था। तो मैं कहना चाहता हूं, सुश्रुत संहिता में 180 अध्याय, 1100 प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख है, 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उल्लेख है, 650 प्रकार की मेडिसिन जिसमें एनिमल से भी हैं, प्लांट से भी हैं और मेटल से भी हैं, उनका इतना विस्तृत उल्लेख है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि शल्य क्रिया या सर्जरी के सबसे पहले प्रणेता आचार्य सुश्रुत थे। ऑस्ट्रेलियन सर्जन्स एसोसिएशन जो मेलबर्न में है,
वो बाकायदा इसको आधिकारिक रूप से स्वीकार करता है। अब आप कल्पना करिए कि ये तो वो क्षेत्र था जहां माना जाता था कि सब कुछ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने दिया है। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना भी है, इसके बाकायदा दस्तावेजी सबूत उपलब्ध है। सन 1793 के आसपास की घटना है, पुणे शहर की, कि टीपू सुल्तान की सेना में कोई एक व्यक्ति था और उस जमाने में यदि किसी व्यक्ति के ऊपर शासक नाराज हो तो अक्सर उसका अंगभंग कर देते थे। तो उस व्यक्ति की नाक काट दी गई थी। नाक काटने के बाद दो प्रसिद्ध अमेरिकी, क्षमा करूंगा, अंग्रेज, ब्रिटिश चिकित्सकों ने इसका उल्लेख किया है, टॉमस क्रूजो और जेम्स फिंडले। उन्होंने सन 1794 में लंदन से प्रकाशित होने वाली द जेंटलमैन्स मैगजीन नामक पत्रिका में यह लिखा कि उन्होंने देखा कि भारत के पुणे में जिस व्यक्ति की नाक काट दी गई थी, बाकायदा सुश्रुत संहिता के सिद्धांतों के अनुसार शल्य क्रिया करके उसकी नाक यथावत कर दी गई, जिसको आज की डेट में रैनोप्लास्टी कहते हैं। अब इसका प्रमाण स्वयं ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित मैगजीन लंदन में सन 1794 में अपने अंक में मान रही है। परंतु दुर्भाग्य यह हुआ कि जब 1837 में नई शिक्षा नीति आई तो सब प्राचीन ज्ञान के स्रोतों को रोककर और हमारे ऊपर एक विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थोप दी गई। और फिर यदि कहा जाए कि 20वीं सदी में उसको नए सिरे से चुनौती देने या नया स्वरूप देने का काम किया तो महामना मदन मोहन मालवीय जी ने किया। आज आप देखिए, जब चिकित्सीय सुविधाओं की बात आती है, एक बड़ी सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगा। आज हम सब लोग कह रहे हैं कि गिलोय, काढ़ा, तुलसी, इस प्रकार की चीजों को पिए तो बेहतर रहेगा। इसी में कहा जाता है कि एक चाय होती है जिसको अर्जुना टी कहते हैं। ये एक अर्जुन वृक्ष है, उसकी छाल है जो हृदय के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अर्जुनारिष्ट, अर्जुनासव आपने सुना होगा, परंतु आपने कभी ध्यान दिया उसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है टर्मिनेलिया अर्जुना, यानी साइंटिफिक नेम में विधिवत अर्जुन है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि यह भारत के ज्ञान से ही प्रेरित होकर उस पौधे की खोज की गई और अंततः उसका वैज्ञानिक नाम भी टर्मिनेलिया अर्जुना हुआ। आप सभी लोग जानते होंगे, आप तो संयोग से एक ऐसे स्थल पर हैं जहां धर्म भी आप बहुत निकटता से देखते हैं, काशी में, और चूंकि आप बीएचयू में हैं तो विज्ञान को भी बहुत नजदीकी से देखते हैं। भारतीय संस्कृति में पीपल के वृक्ष को बहुत पवित्र माना गया है। उसका पूजा पाठ, श्रद्धा, हर प्रकार का एक उपयोग है। पीपल के वृक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होली फिग। अब ये होली शब्द हम तो नहीं लाए, ये तो अंग्रेजी भाषा स्वयं लाई है। और पीपल के वृक्ष को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फिक्यूअस रेलिजियोसा। फिक्यूअस रेलिजियोसा, रिलीजन आ गया इसमें। धार्मिक दृष्टि से पवित्र यह पौधा है, इसीलिए सामान्य में भी उसे होली फिग कह रहे हैं। तो होली तो हमारे यहां माना जा रहा है। यद्यपि मैं रिलीजन नहीं मानता इस संस्कृति को, पर उनकी नजर में रिलीजन है, इसलिए इसको रिलीजियस माना जा रहा है। तो ये तो इस बात का प्रमाण हो गया कि यदि हम केवल विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से भी देखें तो आयुर्वेद के परंपरागत रूप में भी ऐसी तमाम चीजें हैं जो स्वतः इस बात को सिद्ध करती हैं कि कितना वैज्ञानिक और व्यवस्थित ज्ञान का आधार था। आप स्वयं सोचिए, भारत के प्राचीन ज्ञान को जरा सा लापरवाही से डील करने का क्या परिणाम हुआ? बासमती का पेटेंट, हल्दी का पेटेंट, नीम और तुलसी का पेटेंट हमारे हाथ से जा रहा था। वो क्यों बचा? क्योंकि हमारे पास पुराने व्यवस्थित ग्रंथ थे। और हो सकता है, मैं ये कहना चाहूंगा
कि सबसे पहले आयुर्वेद को संस्थागत स्वरूप आधुनिक शिक्षा में देने का कार्य महामना मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थान के द्वारा किया। यदि ये ना होता तो शायद वही लोग ये भी कह देते कि ये तो आपकी धर्म परंपरा और माइथोलॉजी का अंग है, मगर आज वो व्यवस्थित रूप में था जिसने भारत को इन पेटेंटों से बचाया, अन्यथा ये विदेशों के हाथ में चले जाते। पर अभी तक तो जो हमारी अप्रोच रही है, जो हमारा प्रयास रहा है, वो बड़ा सुरक्षात्मक रहा है कि वो लोग पेटेंट क्लेम कर देते हैं, फिर हम आयुर्वेद के ग्रंथों का हवाला देके कहते हैं कि हमारा है। अब आज आवश्यकता आ गई है कि हम इस बारे में थोड़ा असर्टिव हों, प्रभावी हों और आगे बढ़कर कहें कि नहीं ये हमारा है, हम पहले पेटेंट कराएं। अब पहली बार जैसा मैंने बताया कि एक आयुष मंत्रालय ने रिसर्च के लिए इसकी शुरुआत की है और मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आप ही के क्षेत्र के सांसद हैं और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जिस चीज़ की दृष्टि और संकल्प महामना मदन मोहन मालवीय जी ने तकरीबन 93 वर्ष पूर्व किया था, आज मोदी जी उसको मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। होम्योपैथी और आयुर्वेद के लिए एक व्यवस्थित बिल भी लाया गया है ताकि इन सारे विषयों पर एक स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस्ड यानी व्यवस्थित और केंद्रित ढंग से आगे बढ़ा जा सके। योग की जहां तक बात है, आज तो योग धीरे धीरे लोगों की सहज जीवनचर्या का अंग बनता जा रहा है। देखिए यहां पे जीवनचर्या की जब बात कहेंगे तो आयुर्वेद के सिद्धांत कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को रोग तब होता है जब या तो आहार बिगड़ जाता है या आचार बिगड़ जाता है। तो आहार पर नियंत्रण आयुर्वेद बताएगा और आचार के लिए योग का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात आई तो संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 170 से अधिक देशों ने किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, वो सेकेंडर बने, यानी प्रस्तावक भारत और द्वितीय समर्थक वो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था और महत्वपूर्ण बात है इसमें लगभग 44 या 46 मुस्लिम देश हैं। तो योग का महत्व आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से स्थापित हुआ है, मैं तो कहूंगा कि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने तो इस विषय की परिकल्पना पहले ही कर ली थी। और फिर हम यह भी विनम्रता से कहना चाहेंगे, योग की शारीरिक स्वस्थता में क्या उपयोगिता और भूमिका है, आज दुनिया उसे क्रमशः स्वीकार कर रही है। फिर यह योग कहां से है? फिर वेदों से है। पातंजलि योग सूत्र, भारतीय वैदिक दर्शन जिसमें षठ दर्शन कहते हैं, उसमें 6 दर्शन हैं, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत। अब उसमें योग है, यह भी उसी का हिस्सा है। और आज जो हम योग सीख रहे हैं वो तो उस योग का बहुत छोटा सा हिस्सा है। अभी तो शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक तारतम्य और प्राण ऊर्जा के तारतम्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत आगे का विस्तार है। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि चिकित्सा, योग, आयुर्वेद पर जो मदन मोहन मालवीय जी के विचार थे, जो दृष्टि थी, आज से तकरीबन 1 शताब्दी पूर्व, आज कहीं ना कहीं वो न सिर्फ यथार्थ रूप ले रही है परंतु दुनिया के लिए वो एक आवश्यक और अपरिहार्य स्वरूप धारण करती चली जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस सेमिनार के माध्यम से आप सभी लोग उन विचारों के बारे में परस्पर विचार विमर्श करें और इसमें से कुछ नए चीज़ों के निष्कर्ष निकालकर सरकार तक और भारत सरकार के संस्थानों तक पहुंचाएं। उसी प्रकार जैसे कहा गया ना, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम इसमें चूक गए तो दूसरे लोग इसका लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। और यह तो ऐसा उद्भट ज्ञान है कि बहुत पहले से लोग इस विषय के ऊपर कार्य करते रहे। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो कि सुश्रुत संहिता का सबसे पहले अनुवाद किसने किया था अरबी भाषा में? खलीफ अल मंसूर ने 10वीं शताब्दी में, अल सुश्रुत के नाम से। पातंजलि योग सूत्र का सबसे पहला अनुवाद किसने किया?
अरबी में अबू रेहान ने, और आज एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, न्यूज़वीक मैगजीन प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन है, पिछले कुछ वर्षों से अब वो सिर्फ डिजिटल निकलती है। सन 2009 में उसमें एक अमेरिका की प्रख्यात लेखिका लीजा मिलर का लेख निकला था। उसका शीर्षक था वी ऑल आर बिकमिंग हिंदूज। अमेरिका के लिए आधार क्या दिया था? उन्होंने कहा था जाने अनजाने में हम उस प्रकार के जीवन यापन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा का था। उन्होंने बाकायदा सांख्यिकीय आधार पर यह उदाहरण दिए कि लोग अब अधिक वेजिटेरियन हो रहे हैं। उन्होंने कहा लोग अधिकाधिक हर्बल मेडिसिन की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग अधिकाधिक प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की दवाओं के आधारित, या जिसे हम कहते हैं तैल चिकित्सा, उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग को भारी संख्या में अमेरिकी लोग मना रहे हैं। यद्यपि उन्होंने उस आर्टिकल में तो यह भी कहा था कि अब अमेरिका में एक बड़ा तबका है जो पहले अपने को नास्तिक कहता था, वो आस्तिक भी कहता है और बहुदेववाद की बात भी करता है। यानी उसमें एक ऐसा तबका भी खड़ा हो रहा है जो धीरे धीरे ये कह रहा है यहां बहुत सारे देवता भी हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो विषय अपनी जगह है, उसमें योग और आयुर्वेद दो चीजें भी दिख रही हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका में भी लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनती चली जा रही है। इसलिए आज जो चुनौती हमारे सामने खड़ी है, यह मानव जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे व्यापक, सबसे बड़ी चुनौती है। परंतु इस चुनौती को अवसर में भी हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे प्राचीन सहज ज्ञान के सूत्र संरक्षित हैं जो कि इस चुनौती से लड़ने में संपूर्ण विश्व की मदद कर सकते हैं और भारत को पुनः जगत गुरु बनाने की स्थिति में ला सकते हैं। देखिए, चाइना से कंपैरिजन की बात और फिर चाइना से इंडस्ट्रीज भारत में आने की बात, वो सब तो सबको पता है। अब जब यह विषय आएगा कि बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना, तो आयुर्वेद एक अलग धरातल पर पूरी दुनिया में नजर आएगा। जब यह बात आएगी कि दैनिक दिनचर्या के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाना है स्वास्थ्य को, तो योग एक अलग धरातल पर नजर आएगा। और देखिए, आप सब बहुत से विद्वान शिक्षक हैं, आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि आयुर्वेद कोई सेपरेट ज्ञान की एक वो नहीं था सब्जेक्ट। जैसे हमारे यहाँ सब्जेक्टों के ग्रुप्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, उसी प्रकार से आयुर्वेद बाकायदा एक 3 विषयों का समुच्चय था। पाकशास्त्र, क्षमा करेंगे, कृषि, पाकशास्त्र और आयुर्वेद। कृषि क्या है? सबसे पहले ये जानिए कि उगाना क्या है और कैसे उगाना है। वह विद्या जो बताए वो कृषि है। अब जो उग गया है उसे पकाना कैसे है, किस प्रक्रिया के द्वारा पकाना है, किस प्रकार के गुणों से युक्त करके पकाना है, वो पाकशास्त्र है, जिसे आज कुकरी कहते हैं, होम साइंस का हिस्सा। अब यदि आप पकाने बैठे हैं तो उसके अंदर चिकित्सीय गुण क्या क्या है, यह बताने वाला आयुर्वेद है। यानी आप देख रहे हैं एक व्यवस्थित क्रम के साथ आ रहा है। पहले उगाना जानिए, फिर पकाना जानिए, फिर उसके औषधीय गुण जानिए, फिर औषधीय गुणों को पकाने में स्वाभाविक और सहज रूप में इस्तेमाल कर लीजिए। यह आयुर्वेद का अंग है जो हमारी जीवन शैली का अंग हो जाता है। और कई बार ऐसा लगता है कि इसके अंदर वैज्ञानिकता का लोप हो गया। जैसे आप अरहर की दाल हींग से छौंकते हैं, मगर अधिक भारी समझी जाने वाली उड़द की दाल को हींग से नहीं छौंकते, उसमें और मक्खन डालते हैं। कोई कहेगा ऐसा क्यों? इसका विचार है। भटूरा आप छोले के साथ ही खाते हैं, पूड़ी आप कद्दू या सीताफल जिसको कहते हैं उसके साथ खाते हैं। ये बाकायदा एक व्यवस्थित ज्ञान का स्वरूप था। और ये कभी कभी इसलिए हमें इसके विज्ञान के पक्ष को हम मिस कर जाते हैं। जैसे 2 + 2 = 4 जब क्लास दूसरी या तीसरी कक्षा में हमें सिखाया जाता है तो 2 लकीरें खींचती हैं, फिर 4 लकीरें खींची जाती हैं, फिर टीचर हमें बताता है इनको काउंट करो, ये 6 हुए। पर वहीं जब कोई MSc मैथमेटिक्स का टीचर होता है 6⁴ भी वो मुंह जबानी बोल देता है। अब वो कक्षा 4 या 6 के स्तर के लिए तो अवैज्ञानिक हो गया कि उसने लिखा नहीं, लाइनें खींची नहीं, जोड़ा नहीं। अरे कैसे बता दिया?
उसी प्रकार से यह विज्ञान के बहुत से ऐसे स्रोत थे, जो चिकित्सा विज्ञान के सूत्र थे, वह हमारी स्वाभाविक और सहज जीवन पद्धति के हिस्से हो गए। बस हमें आज उसको लाकर युगानुकूल परिवेश में स्थापित करना है। और इस चुनौती से, जो इतनी भारी और व्यापक चुनौती नजर आ रही है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की एक पंक्ति है, वो आज की इस परिस्थिति में मुझे बड़ी उपयुक्त नजर आती है। वो पंक्ति है, निर्वाक है हिमालय, गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूं, तम बेधनी किरण का संधान मांगता हूं। और मैं कह सकता हूं, इस तम को बेधने वाली किरण का संधान यदि है तो भारतीय संस्कृति के पास है, योग और आयुर्वेद के पास है, और इसको संधान करने की दृष्टि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने तकरीबन 1 शताब्दी पूर्व ही विधिवत देख भी ली थी, समझ भी ली थी। अब सिर्फ आने वाले समय में उसी पथ को अनुसरण करते हुए हमें उपयुक्त दिशा में आगे बढ़ना है। यह नहीं समझना है कि हम अभी बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं। हमारे सामने एक लंबा लक्ष्य है। अभी तो हम आधी दूरी ही आगे बढ़े हैं और अभी हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है। सिर्फ यह कह के बात समाप्त करूंगा कि हमें आपस के किसी विवाद में नहीं पड़ना है। इस परिस्थिति में समस्त विघ्न बाधाओं को पूरा करते हुए मिलकर हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है जो इस चुनौती के बाद भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन कराने के लिए, जो मैं मानता हूं नियति द्वारा तय है, उसका मार्ग प्रशस्त करता है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस पंक्ति के साथ बात समाप्त करूंगा। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और एक वाक्य अंत में और कहना चाहूंगा। बहुत बार कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। यह सत्य है, परंतु यह अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। हम सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तो हर युवा को यह बात अच्छी तरह समझ में आती होगी, क्योंकि वह अपने अंदर भारत का भावी भविष्य का युवा भी देख रहा है और अपने चारों तरफ विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत संस्कृति को भी देख रहा है। इसलिए इस वर्तमान की चुनौती को बस संभल के मुकाबला करिए और यह तय मानिए कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। आपके इस सारगर्भित वक्तव्य से हम सभी लोग कृतकृत्य हुए।